हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? और ऑप्शन दे रखे हैं भाग 18 में, भाग 20 में, भाग 15 में या भाग 17 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपको सभी भाग याद हो। जैसे कि भाग 18 किससे संबंधित है या भाग 20 किससे संबंधित हो, तो हमें याद होना चाहिए कि भाग 20 है वो है हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार भाग 15 क्या है, तो भाग 15 है हमारा जो निर्वाचन से संबंधित है, जो भी हमारे चुनाव होते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग उससे संबंधित है। इसी प्रकार भाग 17 है वो हमारा राजभाषा से संबंधित है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है भाग 18 जो कि हमारा आपातकाल से संबंधित है। जो कि 3 प्रकार के आपातकाल दे रखे हैं इसमें, जिनमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल जो कि राज्यों में लगता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो जैसा कि पहले बताया कि इसके लिए आपको याद होनी चाहिए सभी भाग कौन-कौन से और उन भागों में किस-किस का प्रावधान दे रखा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं भाग 5, भाग 6, भाग 9 या भाग 3। तो आपको याद होना चाहिए कि भाग 5 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। इसी प्रकार भाग 6 है वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है और भाग 9 है वो हमारी ग्राम पंचायतों इनसे संबंधित है। तथा भाग 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 है वो नीति निर्देशकों से संबंधित है। इस प्रकार आपको सभी भाग याद होने चाहिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान संशोधन है वो भाग 20 में दे रखा है तथा भाग 20 के किस अनुच्छेद में दे रखा है ये हम इस क्वेश्चन से टैकल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 365 आपातकाल से संबंधित है। इसमें जो राज्य के अंतर्गत आपातकाल लगता है उससे संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 है वो भी राज्य आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो फोर्थ बचा हमारा अनुच्छेद 368 वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन करने की शक्ति निहित है, यानी कि संविधान संशोधन कौन सी संस्था कर सकती है? ऑप्शन दे रखा है संसद में, राज्य विधानसभा में या सर्वोच्च न्यायालय में या फिर संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वह मिलकर संविधान संशोधन करती है। तो हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शनों के अनुसार सही जवाब देना है। तो जैसा कि राज्य विधानसभाओं में, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि राज्य विधानसभाओं को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक जरूर बनाया गया है लेकिन उसे संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसी प्रकार आता संसद की संयुक्त बैठक। तो एक चीज़ है, पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो संसद की संयुक्त बैठक है वो संविधान संशोधन को छोड़कर अन्य सभ्यों में प्रावधान है। यानी कि संविधान संशोधन का जब विधेयक लाया जाएगा तो उसमें संसद की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। उसे संसद की संयुक्त बैठक होकर संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट है कि संसद में ये शक्ति निहित है और जो भी दोनों सदनों के अलग-अलग पारित होने के उपरांत ही संविधान संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संरचना की अवधारणा किस बाद में आई, मतलब किस केस में आई? तो ऑप्शन फर्स्ट है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारतीय संघ 1980 में। तो इसमें हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसमें था जो इसमें मूल संरचना की अवधारणा नहीं आई लेकिन इसमें न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यानी कि न्यायिक समीक्षा को दोहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो संविधान की जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वह उस मूल संरचना का अंग है। यह निर्णय इसमें आया। उस प्रकार है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार 1967। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों में जो संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति थी उसको सीमित कर दिया, यानी कि उसमें मना कर दी गई कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। इसी प्रकार थर्ड है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 में। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह छूट प्रदान की गई थी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फोर्थ है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का केस का निर्णय आया और उसमें मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने दी कि इसके अंतर्गत जो शामिल होंगे उन्हें संसद संविधान संशोधन करके भी समाप्त नहीं कर सकती है। यह संविधान के मूल अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 में दिए गए हैं, उनका उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है। ऑप्शन फर्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की, सेकंड है पूंजीवादी राज्य की, थर्ड है पुलिस राज्य की या फोर्थ है साम्यवादी राज्य की। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी पूंजीवादी राज्य की स्थापना करने का तो उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार पुलिस राज्य जो अंग्रेजों के समय था तो इसका उद्देश्य तो यह हो ही नहीं सकता। इसके बाद है साम्यवादी राज्य। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय संविधान है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण अर्थव्यवस्था का प्रारूप प्रदान किया गया है। तो एक तरफ साम्यवादी राज्य यह नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पता है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जो लोगों को कल्याण करे, लोक कल्याणकारी नीतियां बनाए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बनाने का उद्देश्य पारित किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त अवश्य करता है लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता है, यह आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार उपराष्ट्रपति भी राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता है। थर्ड है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो भी राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता है। फोर्थ है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यदि उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कारणवश तो जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे रखा है राज्य सरकार, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है केंद्र सरकार या फोर्थ है राज्यपाल। तो बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, ना ही केंद्र सरकार। फोर्थ है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन आपको एक बात इसमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि राज्यपाल है वो नियुक्ति तो अवश्य करता है किंतु इनको यदि हटाना होगा तो वो राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं हटा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर कम आते हैं लेकिन ये ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर ये आते हैं तो इन पे कंफ्यूज होने का काफी चांस होता है। जैसे कि जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 25 में तो आपको मालूम होना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 20 में ये जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 21 है इसमें इसकी व्याख्या विस्तारित रूप में की गई है तथा इसी के अंतर्गत जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ कौन दिलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रोटेम स्पीकर या फोर्थ कोई नहीं। पहले बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो आप जानते हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर है वो ये होता है कि जो भी नई लोकसभा गठित होती है उसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं तो उनके लिए राष्ट्रपति एक स्पीकर को नियुक्त करते हैं तथा स्वयं उसको शपथ दिलाते हैं। उससे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलवाना और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो इसमें ये है कि लोकसभा अध्यक्ष है उसको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष एक सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं, उस समय ही वो शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोई नई शपथ नहीं लेता है। आइए चलते देखते कुछ और ऐसे संवैधानिक पद जिनको शपथ कौन कौन दिलाता है। जैसे कि आपको याद है राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है हमारे प्रेसिडेंट है उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार पीएम है तो पीएम को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको नियुक्त अपॉइंट तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाते ही है। तो कुछ ऐसे पद हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इनको शपथ कौन-कौन दिलाता है। धन्यवाद।